सभी को नमस्कार। वेलकम टू टेक्नोलीगल। लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। दोस्तों, कभी ना कभी आपने सोशल मीडिया ऐप से मूवी डाउनलोड की होगी या फिर किसी दवा के महंगे दाम को देखकर चौंक गए होंगे या फिर अपने किसी बंगाली दोस्त से आपने रसगुल्ले की डिमांड तो जरूर ही की होगी। अगर ये भी नहीं किया तो फिर आपने कभी ना कभी स्टारबक्स या स्टारबक्स की कॉफ़ी तो पी ही होगी। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा कि जिस सोशल मीडिया क्या है, जिस ग्रुप से आपने वो मूवी डाउनलोड की थी, वो एक दिन डिलीट क्यों हो गया? या फिर कुछ ड्रग्स का ही प्राइस इतना ज़्यादा क्यों होता है? या रसगुल्ले को बंगाल से कनेक्ट करके क्यों देखते हैं? या फिर सरदार बख्श या स्टार बक्स के बीच में कोर्ट में लड़ाई क्यों हुई? तो इन सभी सवालों का जवाब है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लेट्स अंडरस्टैंड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। दोस्तों, वुमेन हो या मैन या फिर कोई और, सबके पास कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं। राइट्स वो सिद्धांत या प्रिंसिपल होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि हम क्या डिजर्व करते हैं या हमारे पास क्या अधिकार है। जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें परमिशन देता है कि हम किसी भी मैटर पर अपना ओपिनियन दे सकते हैं। या फिर राइट टू हैव फेयर ट्रायल, वी आर इंटाइटल्ड टू हैव राइट टू फ्री ट्रायल इन आवर जस्टिस सिस्टम। ये लीगल हो सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं, या सोशल और एथिकल हो सकते हैं। अगर हम मेजरली देखें तो हमारे पास लाइक फंडामेंटल राइट्स, लाइक राइट टू हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच, पॉलिटिकल राइट्स लाइक राइट टू वोट, इकोनॉमिक राइट्स लाइक राइट टू हैव एजुकेशन, सोशल राइट्स लाइक राइट टू ओन प्रॉपर्टी होते हैं। यानी कि आपकी प्रॉपर्टी आपसे कोई छीन नहीं सकता है। चलिए समझते हैं प्रॉपर्टी क्या होती है। दोस्तों, प्रॉपर्टी कोई एक ऐसी चीज है जिसे आप ओन करते हैं। प्रॉपर्टी टेंगिबल हो सकती है, जिसे आप छू सकते हैं, या फिर इंटेंजिबल हो सकती है, जिसे आप छू नहीं सकते हैं। टेंजिबल प्रॉपर्टी का उदाहरण देखें तो आपका घर या फिर आपकी गाड़ी, ये दोनों ही टेंगिबल प्रॉपर्टी हैं, इन्हें आप छू सकते हैं। वहीं अगर इंटेंजिबल का उदाहरण देखें तो एज अ बॉक्सर मैरी कॉम की इमेज, उन्हें हम इंटरनेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल लाने के लिए जानते हैं। ये है उनकी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। या फिर शेयर मार्केट में आपके एसेट, आप उन्हें छू नहीं सकते हैं, बट वो आपके ही हैं। या फिर आपका ब्रेन, आप दिमाग से सोचकर क्या कर सकते हैं, क्या नई चीज बना सकते हैं, क्या सॉल्व कर सकते हैं, ये है आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आप अपनी प्रॉपर्टी का यूज वैल्यू क्रिएशन के लिए कर सकते हैं, जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट, इम्प्रूवमेंट, सेल, रेंट, जिससे आपको रेवेन्यू मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है और एप्रिसिएशन मिलता है, और लोगों की नीड का समाधान होता है। अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और राइट्स को कंबाइनली देखते हैं तो बनते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या फिर वो इंटेंजिबल राइट्स जो आपके दिमाग की उपज होते हैं तथा इन पर आपका अधिकार होता है। ये लिटरेरी या आर्टिस्टिक वर्क की फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि कोई बुक, या फिर किसी इन्वेंशन की फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि कोई नया मॉलिक्यूल, या फिर किसी किसी स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन से लिंक्ड कोई प्रोडक्ट हो सकते हैं, जैसे कि रसगुल्ला, या किसी लोगो के रूप में हो सकते हैं जो आपकी ब्रांड इमेज को दर्शाता है, जैसे कि स्टारबक्स या सरदार बक्स का लोगो। ये राइट्स लीगली बाइंडिंग होते हैं, अर्थात आप इनके वायलेशन पे न्यायालय की शरण ले सकते हैं। आपको एकाधिकार देते हैं इनके यूज के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं, तथा इनोवेशन के प्रमोशन को इंसेंटिवाइज करते हैं। अब हमने ये समझ लिया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं और उनके क्या फायदे हैं। अब हम समझते हैं कि ये कितने प्रकार के। अगर हम कॉम्प्रिहेंसिवली देखें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हम 8 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, नेमली पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, प्लांट वेराइटीज, geographical indications, and
इंटीग्रेटेड लेआउट डिजाइन प्रोटेक्शन। चलिए पहले इन्हें संक्षिप्त रूप में हम समझते हैं कि ये होते क्या हैं। पहले समझते हैं पेटेंट। पेटेंट एक टेक्नोलीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि 20 सालों के लिए सरकार द्वारा दिया जाता है किसी इन्वेंशन को पब्लिकली डिस्क्लोज करने के लिए। अर्थात अगर आपके पास कोई इन्वेंशन है और आपने उसे पब्लिकली डिस्क्लोज किया है तो आपको पेटेंट दिया जाएगा। इसके लिए टेक्नो इसलिए होता है क्योंकि यह किसी इन्वेंशन के लिए दिया जाता है, और लीगल इसलिए होता है क्योंकि यह लीगली प्रोटेक्ट करता है आपकी इन्वेंशन को। अर्थात इसका वायलेशन होने पर आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। यह टेक्नोलीगल डॉक्यूमेंट उसके ओनर को उस इन्वेंशन के लिए मोनोपोली प्रदान करता है या एकाधिकार देता है, जिसका मतलब ये होता है कि इन्वेंशन वही बना सकता है, वही बेच सकता है और वही उसका उपयोग कर सकता है या किसी और को उपयोग करने की अनुमति दे सकता है। दोस्तों, प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों ही एक इन्वेंशन हो सकती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। ये है थॉमस अल्वा एडिशन, जो कि हम पहले पीले बल्ब या टंगस्टन फिलामेंट बल्ब का यूज करते थे, वो इन्हीं ने बनाया था। एडिसन ने अपने इन्वेंशन बल्ब के लिए पेटेंट प्राप्त किया। पेटेंट किसी भी इन्वेंशन को डिस्क्लोज करने के लिए 20 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है और उसी कंट्री में दिया जाता है, तथा मल्टीपल कंट्री में आप पेटेंट प्राप्त करने के लिए एक निश्चित अवधि में उन सारी कंट्रीज में पेटेंट को अप्लाई कर सकते हैं तथा उन्हें बाद में ग्रांट करा सकते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि यह इन्वेंशन डिस्क्लोज करने के लिए एडिशन को क्या मिला। तो इसका जवाब है क्योंकि एडिशन ने पेटेंट प्राप्त कर लिया, इसलिए वही उस इन्वेंशन को 20 वर्षों तक बना सकते हैं तथा बेचने का अधिकार रखते हैं। वे अन्य सभी को बिना उनकी अनुमति के बेचने से, बनाने से या किसी अन्य तरह से उसका यूज करने के लिए कोर्ट में सू कर सकते हैं तथा उनके पास इस प्रकार का अधिकार प्राप्त हुआ है। अमेरिका में पेटेंट डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है तथा इंडिया में पेटेंट डॉक्यूमेंट कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। अगर हम संक्षिप्त में देखें तो हमने सीखा पेटेंट इन्वेंशन को उसके ओनर को पेटेंट उसके इन्वेंशन को उसके ओनर के लिए प्रोटेक्ट करता है, जो कि प्रोडक्ट या प्रोसेस हो सकती है। यह लीगली इन्फोर्सेबल होता है, जैसे कि आप अपनी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ऐसे ही 20 सालों के लिए यह इन्वेंशन का आप यूज कर सकते हैं। आपकी मोनोपोली होती है इस इन्वेंशन के ऊपर। इसे प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। इसे सरकार के सामने पब्लिकली डिस्क्लोज करना होता है। यह सामान्यतया 20 वर्षों के लिए दिया जाता है। यह जुरिस्डिक्शन स्पेसिफिक होता है या टेरिटोरियल नेचर का होता है, अर्थात जहां पर आपने इसे रजिस्टर किया है सिर्फ आप वहीं इसको इन्फोर्स कर सकते हैं, सभी जगह आप इसका इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। दोस्तों, आपका क्रिएटिव वर्क भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत प्रोडक्ट होता है। जरूरी ही नहीं कि कोई इन्वेंशन ही हो। क्रिएटिव वर्क किसी भी बुक के रूप में हो सकता है, मूवी या सिनेमा के रूप में हो सकता है, म्यूजिक के रूप में हो सकता है, या डांस या नृत्य के रूप में हो सकता है, या किसी अदर फॉर्म में हो सकता है। जो इसका क्रिएटर होता है उसे ही हम ऑथर कहते हैं। अगर हम संक्षिप्त रूप में समझें तो किसी भी क्रिएशनल वर्क आपके क्रिएशनल वर्क को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है। यह अधिकार आपको कॉपीराइट से प्राप्त होता है। यह क्रिएटिव वर्क किसी भी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन के माध्यम से हो सकता है। इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है, यह वॉलंटरी होता है। जिस दिन आपने उसे क्रिएट किया वहीं से प्रारंभ हो सकता है तथा आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा भी सकते हैं। इसका टर्न्योर ऑथर ऑथर के बाद 60 ईयर्स तक के लिए होता है, यानी कि जब ऑथर की डेथ हुई उसके 60 साल बादों तक ये चलेगा। यह टेरिटोरियल होता है या जुरिस्डिक्शन स्पेसिफिक होता है, लीगली इन्फोर्सेबल होता है तथा जिसका मतलब है कि आपके कोई भी क्रिएशनल वर्क को कॉपी नहीं कर सकता है। अगर करता है तो आप इसके एवज में न्यायालय की शरण ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई किताब लिखी है और आपकी बिना अनुमति के कोई उसे छाप रहा है या बेच रहा है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। यह अधिकार आपको कॉपीराइट से प्राप्त होता है।
दोस्तों, इस कटे हुए सेब को तो आपने बहुत अच्छी तरह से देखा होगा, लेकिन ना तो ये एक लिटरेरी वर्क है, ना ही म्यूजिकल है, ना ही ड्रामेटिक है, और कुछ खास आर्टिस्टिक भी नहीं है। फिर भी यह अलग वैल्यू देता है। जिस भी फोन पर लग जाता है तो इसका जवाब नहीं। इस प्रकार के साइन, डिजाइन या लोगो ट्रेडमार्क के अंतर्गत प्रोटेक्ट होते हैं। ये किसी प्रोडक्ट या सर्विस के स्पेसिफिक ओरिजिन को बताकर उसे अन्य प्रोडक्ट या सर्विस से अलग करते हैं। जैसे कि एप्पल ने इस ट्रेडमार्क या साइन को अपने नाम पर रजिस्टर करा रखा है, इसलिए इस साइन का एप्पल ही अपने फोन्स पर यूज कर सकता है या अन्य प्रोडक्ट्स पर एप्पल ही यूज कर सकता है। यानी कि यह स्पेसिफिक ओरिजिन एप्पल को बताते हैं जिस भी प्रोडक्ट पे लगते हैं। या फिर यह लोगो जिसका कोई जवाब नहीं, जिसे आपने नमक से लेकर गाड़ियों पर देखा होगा, या जिसके पीछे स्टारबक्स ने लड़ाई करी, यह लोगो। या फिर आपने दवाइयां खाई होंगी तो यह देखा होगा कि वही पैरासीटामोल की गोली आपको कभी डोलो नाम से मिलती है, कभी कॉलपॉल नाम से मिलती है। डोलो और कॉलपॉल एक ट्रेडमार्क्स हैं। कंटेंट दोनों का ही पैरासीटामोल होता है। In short, the trademark protects sound, sign, word, and combination of color, design, etc. If you want to register your trademark, you can do it. नहीं कराना है तो भी समस्या नहीं है। इसका रजिस्ट्रेशन पहली बार 10 साल के लिए होता है तथा हर 10 साल पर आप इसे रिन्यू करा सकते हैं। अगर आपने इंडिया में रजिस्टर किया है तो यह इंडिया में ही इन्फोर्स होगा, अमेरिका में नहीं। यह इसके टेरिटोरियल नेचर को बताता है तथा बाकी सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की तरह यह लीगली इन्फोर्सेबल हो सकता है। दोस्तों, कुछ प्रोडक्ट्स को उनके मूल ओरिजिन या ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से जाना जाता है, जैसे कि फ्रेंच शैंपेन। फ्रेंच शैंपेन को फ्रांस के शैंपेन शहर के नाम से जाना जाता है। फिर वो बनारसी साड़ी हो, या दार्जिलिंग की चाय, या बना बासमती राइस, इन सभी को उन प्रोडक्ट्स के ओरिजिन के रूप में जाना जाता है। जैसे कि बनारसी राइस, बनारसी साड़ी को बनारस से जोड़ के देखा जाता है। दार्जिलिंग टी को दार्जिलिंग जगह से जोड़ के देखा जाता है, तथा बना बासमती राइस को कुछ स्पेसिफिक लोकेशन से जोड़कर देखा जाता है। यह साइन उस प्रोडक्ट के ज्योग्राफिकल लोकेशन से ओरिजिनेट होने को दिखाते हैं। उसकी रेपुटेशन, क्वालिटी या गुण को प्रोडक्ट की ज्योग्राफिकल लोकेशन से लिंक करके दिखाते हैं। इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन डेफिनिट होती है, अर्थात एक प्रोडक्ट को उसी लोकेशन से जिससे ओरिजिनेट हुई है उससे जोड़कर दिखाया जाता है। इसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। प्रथमतया यह 10 वर्षों के लिए दिया जाता है तथा दर समय यह 10 वर्षों के लिए रिन्यू कर दिया जाता है। यह भी टेरिटोरियल नेचर हुआ होता है तथा लीगली इन्फोर्सेबल होता है। अब एक प्रश्न उठता है कि ट्रेडमार्क तथा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में क्या फर्क होता है। तो जवाब यह है कि ट्रेडमार्क किसी एंटरप्राइज के प्रोडक्ट या सर्विस के लिए होता है, जबकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई किसी प्रोडक्ट के लिए irrespective ऑफ एंटरप्राइज, बट दैट प्रोडक्ट शुड बी ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप अगर सीक्रेट को किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे तो कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च के द्वारा उसे हासिल नहीं कर सकता है, तो आपको किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अन्य प्रकार के पास जाने से अच्छा है कि आप इसे सीक्रेट ही रखें या ट्रेड सीक्रेट की तरह रखें। ये कुछ भी हो सकता है, फ्रॉम मेथड टू कंपोजिशन टू एल्गोरिदम। ये कुछ भी इन तीनों में से या इसके सिवा भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कि गूगल का सर्च एल्गोरिदम। हमें पता है कि गूगल सर्चिंग में प्रायोरिटी से रिजल्ट शो करता है, बट हमें ये नहीं मालूम है कि गूगल किस एल्गोरिदम का यूज़ करके वो रिजल्ट्स हमें शो करता है, तथा गूगल इसे स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैकेनिज्म के थ्रू इसे प्रोटेक्टेड रखता है तथा पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं होने देता है। गर्मियों में हम खूब कोका कोला ड्रिंक्स पीते हैं। हमें ये तो पता है कि कोका कोला ड्रिंक्स
पीने में कैसी लग रही हैं या उनका स्वाद कैसा है, बट हमें ये नहीं मालूम उनका कंपोजिशन कैसा है। तथा साथ में हम मैकडॉनल्ड का बिग मैक खा रहे होते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता है कि उसमें पड़ने वाले बिग मैक सॉस का कंपोजिशन क्या है। तो इस प्रकार की चीज़ें ट्रेड सीक्रेट द्वारा प्रोटेक्टेड होती हैं। यह बहुत ब्रॉड रेंज ऑफ इंफॉर्मेटिक्स को कवर करता है। इसके रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रोटेक्शन को लिमिट इसके प्रोटेक्शन की इसलिए क्योंकि यह रजिस्ट्रेशन भी नहीं है और आप इसको बता भी नहीं है, इसलिए इसके प्रोटेक्शन की कोई लिमिट नहीं रही होती है। आपका अगर इंफॉर्मेशन को कोई भी इंडिपेंडेंट रिसर्च के द्वारा नहीं बना सकता है, तो वो आपकी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्टेड है। दीज आर नॉट टेरिटोरियल इन नेचर। आप जब तक बताएंगे ही नहीं, तब तक बगल वाला देश तो छोड़िए, आपका पड़ोसी भी नहीं जान पाएगा कि इंफॉर्मेशन है क्या वो। बट द मेन पॉइंट लाइज इन द सीक्रेसी। आपको अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत ही सीक्रेट रखना होगा, क्योंकि सारा ट्रेड सीक्रेट का मेन क्रक्स लाइज ऑन सीक्रेसी। अगर आप सीक्रेट नहीं रखेंगे तो कोई भी उसको पा सकता है। अगर अच्छा इन्फोर्समेंट आप नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन पब्लिक में लीक हो जाएगी, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। लोग ये इंफॉर्मेशन लीक ना होने पाए, इसलिए आपस में नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करते हैं, जो कि लीगली बाइंडिंग होते हैं। यह दो पार्टीज के बीच में ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो कि जिन पे दोनों पार्टियां सहमत होती हैं और अ, वो इस सीक्रेट को सीक्रेट ही रहने के लिए एग्री करते हैं। दोस्तों, हर फील्ड में रिसर्च से नई नई चीज़ों का निर्माण होता है। वैसे ही प्लांट की वैरायटीज़ में भी रिसर्च से जीएम वैरायटीज़ या जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटीज़ का निर्माण होता है, जो कि कई बार कुछ खास गुण लिए होती है। जैसे कि आलू, मोर प्रेफरेबली लेस वाले आलू। इनमें यूज होने वाली वैरायटी का नाम है FL 2027, जैसे जिसकी खासियत यह होती है कि यह ड्राई मैटर ज़्यादा लिए होती है, वह शुगर कंटेंट कम होता है, जिससे चिप्स के फ्राई होने पर एनर्जी कम लगती है और फ्राई करने के बाद चिप्स ब्लैक नहीं पड़ते हैं। प्लांट वैरायटीज के अंतर्गत किसी भी न्यू डिस्टिंक्ट यूनिफॉर्म एंड स्टेपल वैरायटी का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, जो कि उसके ब्रीडर को एक्सक्लूसिव राइट प्रदान करता है उसके सेल और प्रोपगेशन के लिए। इन शॉर्ट, प्लांट वैरायटीज के अंतर्गत प्लांट की वैरायटीज को प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है, तभी आप इसे इन्फोर्स कर सकते हैं। इसकी अवधि 15 से 18 साल हो सकती है। यह टेरिटोरियल या क्षेत्रीय नेचर का होता है। जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वहीं पर वैलिड होता है। और हाँ, लीगल इन्फोर्समेंट होता है। इवन पेप्सिको ने कुछ फार्मर्स को FL 2023-2027 वैरायटी उगाने के लिए केस किया था, जो कि लेस प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। दोस्तों, हम कैपेसिटर, रेजिस्टेंस और ट्रांजिस्टर को अगर आपस में जोड़ते हैं तो इनसे बनता है सर्किट। तथा अगर हम कई सौ या हजार को आपस में जोड़ते हैं तो उससे बनता है आईसी या इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको बनाना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। तथा इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है, वरना कोई भी इसे कॉपी कर सकता है। आईसी लेआउट डिज़ाइन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्किट के लेआउट डिज़ाइन को प्रोटेक्ट करता है, अतः इसके अनऑथराइज्ड यूज तथा रिप्रोडक्शन तथा डिस्ट्रीब्यूशन को रोकता है। अगर आपने देखा होगा कभी, हमारे लैपटॉप में जो इंटेल या राइजन के प्रोसेसर लगे होते हैं, वो जनरली इंटीग्रेटेड सर्किट ही तो हैं। इस प्रकार के अंतर्गत आईसी के लेआउट डिजाइन को प्रोटेक्शन होता है। इसके रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। इसके प्रोटेक्शन की अवधि 10 साल की होती है। इसे टेरिटोरियल नेचर का मानते हैं, अतः इसके रजिस्ट्रेशन का पर ही इसका इन्फोर्समेंट होता है तथा इसके वायोलेशन पर आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं, अतः ये लीगली इन्फोर्सेबल होता है। दोस्तों, डिज़ाइन आजकल हर जगह उपलब्ध होते हैं, आपकी कारों से लेकर आपके दरवाजे के हैंडल तक, फिर वो क्लासी लुक का हो या पकड़ने में सुगम, या नक्काशी वाला हो या रॉयल लुकिंग। इन सभी शेप में न्यू शेप, कॉन्फ़िगरेशन, सरफेस पैटर्न या ऑर्नामेंटेशन सा प्रतीत होता है, तथा इन्हें आप देखने मात्र से बता सकते हैं कि ये आपस में कितने भिन्न हैं। इस प्रकार के डिज़ाइन का प्रोटेक्शन इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंतर्गत होता है। यह सिर्फ डिज़ाइन को ही प्रोटेक्ट करते हैं और इनके रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता होती है।
इनका प्रोटेक्शन टर्म 10 साल के लिए प्रथमतया होता है, which can extend up to 15 years, and these are territorial in nature. No one else can take benefit of your design without your authorization. That means these are legally enforceable या legally binding in nature. दोस्तों, हम मेजरली इन्हीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रकारों को आम जिंदगी में देखते हैं. नाउ लेट्स कम टू द स्लाइड फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड. आई होप आप अब तक समझ गए होंगे कि जिन ग्रुप से आपने अनऑथराइज्ड रूप से मूवी डाउनलोड की थी, दैट वाज कॉपीराइट वायलेशन ऑफ द ओनर ऑफ दैट मूवी, सो दैट चैनल वाज डिलीटेड. एंड द प्राइस ऑफ सम ड्रग्स इज स्काई रॉकेटिंग बिकॉज उनके ऊपर किसी कंपनी ने पेटेंट ले रखा होता है, एंड प्राइस डिसाइड वही कंपनी करती है. सो टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट द प्राइस इज स्काई रॉकेटिंग. एंड मार्केट में कोई एंटर इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि कंपनी का उस पर पेटेंट प्रेजेंट है. रसगुल्ले को बंगाल से कनेक्ट करके इसलिए देखा जाता है क्योंकि जीआई रसगुल्ले के लिए बंगाल को ही प्राप्त है. स्टारबक्स और सरदार बक्स का ट्रेडमार्क लोगो सिमिलर की होने की वजह से उनका मामला कोर्ट पहुंचा, जिससे ऐसा ना हो कि एक कंपनी की रेपुटेशन का फायदा दूसरी कंपनी उठा ले. I hope the lecture was interesting and easily understandable. Please put your query suggestions in the comment section. And if you want to get more such videos, please subscribe to this channel. And let me assure you, there is a lot to come. More detailed, comprehensive, and practical lectures are in line. And at last, may the grace of God shower upon you.